चैप्टर 67। 2 दिन बीत चुके थे। शादी की तारीख भी नज़दीक आ रही थी। पंखुड़ी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अच्छे खाने और सबके केयर ने उसे अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया था। डॉक्टर ने डिस्चार्ज से पहले बस यही कहा, अब बस टेंशन मत लेना और फूड का ध्यान रखना। आज वही दिन था डिस्चार्ज का। हॉस्पिटल से घर वापसी। सुबह सुबह पंखुड़ी के रूम में सब लोग आ गए। उसके पापा, दादी माँ, आदित्य। दादी माँ स्पेशली उसके लिए एक नया सूट लाई थीं। पंखुड़ी ने जब वो सूट पहनकर बाहर स्टेप किया तो सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। दादी माँ ने गर्व से कहा, बिल्कुल मेरी गुड़िया जैसी लग रही है। थोड़ी देर बाद सब मिलकर हॉस्पिटल से बाहर निकले। आदित्य की कार में सब लोग बैठ गए और कार धीरे धीरे पंखुड़ी के घर की तरफ बढ़ गई। घर के दरवाजे पर कुछ देर में कार पंखुड़ी के घर के सामने रुकी। पंखुड़ी धीरे धीरे उतरी। उसके पीछे सब लोग भी बाहर आए। जैसे ही उसने घर के मेन गेट की तरफ कदम बढ़ाए, सामने उसकी मम्मी खड़ी दिखी। माँ की आंखों में बरसों की दुआएं और अपनापन झलक रहा था। पंखुड़ी धीरे से उनके पास गई। माँ ने तुरंत आरती की थाली उठा ली और वहीं गेट पर उसकी नज़र उतारी। माथे पर कुमकुम लगाया और बोली, किसी की नज़र ना लगे मेरी बेटी को। इतना कहते ही पीछे से लीला बुआ भी आ गईं। उनके हाथ में लाल मिर्चें थीं। उन्होंने पंखुड़ी के चारों तरफ मिर्च 7 बार घुमाई और फिर उन्हें जलते कोयले में डाल दिया। कोयला जलने पर भी कोई तेज बदबू नहीं आई, बस हल्की सी चटक सुनाई दी। लीला बुआ ने सिर हिलाकर कहा, देखा कितनी नज़र लगी थी सबकी, अब सब दूर हो गई। सबके चेहरे पर राहत और मुस्कान थी। पंखुड़ी को माँ और बुआ घर के अंदर ले गईं। वर्षा जी की नज़र जैसे ही बाहर पड़ी तो उन्होंने देखा आदित्य और दादी माँ दरवाजे पर खड़े थे। वर्षा जी मुस्कुराते हुए बोलीं, अरे अंदर आओ ना दोनों, बैठो ज़रा, बातें भी करेंगे। लेकिन दादी माँ ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं बेटी, घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं और समय बहुत कम है। मुझे अभी जाना होगा, कभी और आऊंगी। आदित्य ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मम्मी मुझे भी बहुत काम है शादी की तैयारियों का, बाद में मिलूंगा। इतना कहकर दादी माँ और आदित्य दोनों एक साथ अपनी कार में बैठे और बाहर चले गए। आदमी लड़की पंखुड़ी के पापा और उसकी देखभाल। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी के पापा अपनी बेटी को धीरे से उसके कमरे तक ले गए। बेटा, तू अभी बहुत बड़े ऑपरेशन से निकली है, थोड़ा आराम कर ले, उन्होंने प्यार से कहा। पंखुड़ी ने कहा, पापा मैं ठीक हूँ। लेकिन पापा ने उसके माथे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर थोड़ी देर लेट जा, मैं अपने काम में जा रहा हूँ। इतना कहकर पापा कमरे से बाहर चले गए। पोशाक पंखुड़ी का तैयार होना। कुछ देर आराम करने के बाद पंखुड़ी उठी। वो फ्रेश हुई, चेहरा धोया और नए कपड़े पहनकर नीचे आ गई। सीढ़ियों से उतरते हुए उसने जोर से कहा, मम्मी मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, अपने कपड़े लेने हैं, नहीं तो कल पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं। वर्षा जी ने पहले थोड़ी चिंता जताई, फिर बोली, ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना, ये पैसे ले जा। पंखुड़ी ने झट से पैसे लिए और बड़े उत्साह से घर से बाहर निकल गई। बॉडीगार्ड्स का एंट्री और गुस्सा। जैसे ही बाहर पहुंची, बॉडीगार्ड तुरंत उसके सामने आ खड़े हुए। मैडम, आप अकेली नहीं जा सकती, एक ने सख्त आवाज में कहा। पंखुड़ी का माथा तुरंत गर्म हो गया। क्या मैं शॉपिंग भी नहीं कर सकती? हटो रास्ते से। लेकिन बॉडीगार्ड ने फ़ोन उठाया और तुरंत आदित्य को कॉल लगा दिया। सर, मैडम शॉपिंग के लिए बाहर जाना चाहती हैं। आदित्य ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, पर ध्यान रखना, वो अकेली नहीं रहनी चाहिए। फ़ोन करते ही बॉडीगार्ड ने रास्ता छोड़ दिया। पंखुड़ी को लगा अब तो फ्री हो गई है और वो जल्दी से पास खड़े ऑटो में बैठ गई। टैक्सी, ऑटो का प्लान और शॉकिंग ट्विस्ट। पंखुड़ी ने सोचा, अगर मैं तेज़ी से निकल जाऊं तो ये बॉडीगार्ड्स पीछा नहीं कर पाएंगे। ऑटो तेज़ी से मॉल की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही ऑटो मॉल के गेट पर रुका, पंखुड़ी की आंखें चौड़ी रह गई। फ्लश्ड सामने, ठीक मॉल के गेट पर, उसके 5 बॉडीगार्ड पहले से खड़े थे। ये इतने जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? पंखुड़ी हैरान रह गई। मजबूरी में उसे भी मॉल के अंदर जाना पड़ा। डिपार्टमेंट स्टोर मॉल का ड्रामा। पंखुड़ी मॉल की दुकानों में घूम रही थी, पर हर जगह उसके पीछे बॉडीगार्ड्स की परछाई बनी रहती। वो एक दुकान में गई, कपड़े उठाए, आईने के सामने खड़ी हुई और पीछे देखा तो बॉडीगार्ड्स वहीं खड़े थे। पंखुड़ी ने गुस्से से सोचा, ये मुझे परेशान कर देंगे, शॉपिंग नहीं, जेल लग रही है। खैर, जैसे तैसे उसने अपने कुछ कपड़े चुने और बैग में रखे। शॉपिंग के बाद उसे वॉशरूम जाना पड़ा। जैसे ही वो लेडीज वॉशरूम में घुसी, उसके पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स भी घुस आए। वहां मौजूद लड़कियां चीखने लगीं, ये लड़के यहाँ कैसे घुस आए? पंखुड़ी ने तुरंत सभी को संभालते हुए कहा, सॉरी,
प्लीज, ये मेरे बॉडीगार्ड्स हैं। फिर उसने घूरकर बॉडीगार्ड से कहा, तुम लोगों को वॉशरूम तक आना था, बाहर खड़े रहो। बॉडीगार्ड शर्मिंदा होकर बाहर निकल गए। पंखुड़ी ने राहत की सांस ली और काम निपटाकर बाहर आ गई। ऑनकमिंग टैक्सी, घर वापसी और राहत। शॉपिंग का अनुभव इतना भारी लग रहा था कि पंखुड़ी ने सोचा, आज की शॉपिंग तो जेल से भी मुश्किल थी। वो जल्दी से एक ऑटो में बैठी और अपने घर लौट गई। बॉडीगार्ड्स फिर भी पीछे पीछे थे, जैसे उसकी सांसों की भी रखवाली कर रहे हों। चैप्टर क्लोजिंग। तो दोस्तों, इस तरह पंखुड़ी की शॉपिंग का ये मज़ेदार लेकिन परेशान करने वाला अनुभव खत्म हुआ। पर सवाल ये है, क्या आदित्य ने जानबूझकर इतनी सख्ती लगाई है, या कोई और बड़ा खतरा है जिसकी वजह से पंखुड़ी को अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं है? लॉक सस्पेंस जारी है। द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल दिल। चैप्टर 68। पारस रॉय की एंट्री और परिवार की टकराहट। रात का हल्का सा ठंडा हवा चल रही थी और रॉय पैलेस अपने पूरे शान शौकत के साथ जगमगा रहा था। अब तक आपने देखा था कि पंखुड़ी का छोटा सा पर दिल से बड़ा शॉपिंग एडवेंचर कैसा रहा, पर आज पैलेस में कुछ अलग होने वाला था। बहुत दिनों के बाद पारस रॉय घर लौटे थे। जो शख्स समूचे परिवार में एक सख्त और अव्वल आवाज माना जाता था, उनकी सख्ती, उनकी लैंग्वेज, उनका तेज चलना और वो लाठी सब पर भारी पड़ता था। पारस जी की सफ़ेद दाढ़ी, ठेठ शान और कदमों की गूंज से ही मालूम हो जाता था कि वे कितने वर्षों की ताकत और इज्जत लेकर आए हैं। गुलाबी देवी संबंधी का सनीचर पूरा हॉल भर रहा था। गुलाबी देवी अपने सूक्ष्म हाव भाव में आज थोड़ी बेचैन दिख रही थीं। वो पारस जी की आहट की प्रतीक्षा कर रही थीं। वहीं राखी राय, जो परिवार की बहू और उस सख्त प्रपोजल की मुखिया, बेचैनी से बार बार गेट की तरफ मुड़ती रही। उसका दिल तेज धड़क रहा था। पारस जी आए तो उसका वह इरादा पीछा कर सके। उसे पंखुड़ी के साथ यह शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसने इस रिश्ते को क्लास डिफरेंस का मुद्दा बना रखा था। हमारे घर में मिडिल क्लास गर्ल, ये कैसे होगा? यह उसकी सोच थी और वह इसे खुलकर कह रही थी। बाहरी गेट पर अचानक एक जोरदार स्पंदन हुआ। एक लग्जरी कार ने क्रंच करते हुए दरवाजा खोला और पारस राय उतरे। उनके प्रवेश से महल की हवा बदल गई। उनका चलना अभी भी वैसा ही सीधा और सख्त था। लाठी जमीन पर ठोककर चलते हुए वे सीधा गुलाबी देवी की ओर बढ़े। राखी झट से पीछे हट गई। उसके चेहरे पर उलझन और डर की मिली जुली मुस्कान थी। पारस राय ने गुलाबी देवी को देखकर धीरे से कहा, थोड़ी नरम आवाज में पर सम्मान से, आप खड़ी क्यों हो? बैठिए, पैरों में दर्द तो नहीं हो जाएगा? गुलाबी देवी ने हंसते हुए बैठने का इशारा किया। उनकी शक्ल पर अब संतोष की मुस्कान थी। पारस राय अपनी पत्नी के पास बैठे, उनके हाथों को पकड़कर एक पल में घर का माहौल मृदु हुआ। तभी राखी रॉय, जो दादी के पीछे तुरंत आकर खड़ी हो गई थी, पारस जी की कदमों की आवाज़ सुनकर वह आगे आती है और फिर अपने ससुर के पैर छूती है और फिर अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। तभी पारस जी की नज़र राखी के आंखों में पड़ते हैं, जिसमें आंसू थे। तभी वो कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो बहू? राखी रोए रहती है कि मैं क्या बताऊं, पापा मम्मी की जबरदस्ती आदित्य की शादी उस मिडिल क्लास पंखुड़ी से करना चाहती है। पर आप तो समझ सकते हैं, पापा के पंखुड़ी जैसे मिडिल क्लास लड़की हमारे जैसे घर में कैसे रहेगी? बस हमें बेइज्जती फेल करवा सकती है वह। राखी की बात सुनकर पारस की आंखें तमतमाए और फिर उन्होंने उसी कड़क अंदाज में राखी से कहा, तुम कैसे कह सकती हो कि लड़की में कमी है? किस आकलन से? जिसने हमारे पोते की जान बचाई वो दयालु और शानदार लड़की है। ऐसे इंसान के लिए तुम गर्व महसूस करोगी, न कि उसे ताने। राखी के शब्द तेज थे, वो हमारा स्टेटस खराब कर देगी, हमारे कस्टम्स में फिट नहीं बैठेगी। पर पारस की आंखों में सद्भाव था। हमारे पास इतने पैसे हैं, लेकिन संस्कार और सम्मान भी जरूरी हैं। अगर उसने हमारे पोते की जान बचाई है तो उसे स्वागत मिलना चाहिए। और अगर आदित्य मच्योर है, समझदार है, तो वही निर्णय लेगा। हम किसी पर जबरदस्ती शादी थोपा नहीं करेंगे। राखी का चेहरा गर्म हो उठा। वो दबी सी आवाज में बोली और फिर गुस्से से कमरे से बाहर चल दी। उसके अंदर खारिश, अपमान और डर सब घुले हुए थे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई, पर उसका मन अभी भी आग में जल रहा था। गुलाबी देवी ने पारस की तरफ देखकर एक हल्की मुस्कान दी। हम भी तुम्हें बुलाकर नहीं बैठा सकते थे। हल्की मुस्कान दी। हम भी तुम्हें बुलाकर नहीं बैठा सकते थे। चाहते हैं कि तुम हमारी पोता बहू से मिलो आज रात। हम उसे इंसानों जैसा धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उसने हमारे परिजन की जान बचाई। पारस की आंखों में एक नर्म चमक आई। वो कह रहे थे, ठीक है, अगर वो लड़की सच्ची है तो मैं उससे खुद मिल सकता हूँ। हमें मिलना चाहिए। पर सुनो, हम किसी को भी जबरदस्ती नहीं कहेंगे। शादी हो या ना हो, फैसला परिवार का नहीं बल्कि मेरे पोते का होगा। घर के लोग हैरान थे। किसने सोचा था कि पारस की कड़क आवाज में
संवेदना भी छुपी होगी। गुलाबी देवी ने रोशन मुस्कान के साथ कहा, मैं भी उसे मिलकर अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। वह इतनी मासूम है कि दिल भर आता है। और इसी बातचीत के साथ घर में हवा बदल गई। अब सवाल बनता है, क्या पारस रॉय, जो सालों से सख्त और परंपरागत रहे, पंखुड़ी की मासूमियत और साहस को देखकर उसे अपनाएंगे? क्या राखी की रिजर्वेशंस पारस को प्रभावित कर पाएंगी, या पारस और आदित्य के बीच कोई टकराव स्पार्क्स करेगा? क्योंकि पारस की पुरानी सोच और आदित्य का नया फैसला दोनों अलग दिशाओं में जा सकते हैं। आज रात का निमंत्रण, एक छोटी सी मीटिंग, सबको बेचैन कर गया है। पंखुड़ी का आमना सामना अब पारस रॉय से होगा, और वही पल तय करेगा कि रॉय पैलेस में अगला ड्रामा क्या होगा, एक्सेप्टेंस या कॉन्फ्रंटेशन। अगला चैप्टर पढ़ना न भूलें। क्या पारस जी पंखुड़ी को अपना सहमति देंगे, या राखी की शंका किसी बड़े झगड़े को जन्म देगी? जुड़े रहिए। द क्रूल बिलियनर, लव इनोसेंट गर्ल, चैप्टर 69, पंखुड़ी की तैयारी। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि आदित्य के दादाजी पारस रॉय पैलेस लौट आए हैं और उन्होंने खास तौर पर पंखुड़ी को आज रात डिनर पर इनवाइट किया है। और अब देखते हैं कैसे होती है पंखुड़ी की तैयारी। पंखुड़ी अपने बेड पर बैठी हुई थी। उसके चारों तरफ ढेर सारे कपड़े फैले पड़े थे। कभी किसी दुपट्टे को उठाती, तो कभी किसी सूट को। चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी। उसके सामने वर्षा जी, यानी उसकी मम्मी, खड़ी थी, और बेड के एक किनारे पर लीला बुआ बैठी हुई थीं। लीला बुआ के चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की सी मिस्चीवियस स्माइल थी, जैसे हर पल मजा ले रही हों। वर्षा जी कपड़ों के ढेर को पलटते हुए बोलीं, अरे बस कर पंखुड़ी, कितने कपड़े निकाल चुकी है तू? ये देख, इधर से कटा है, उधर से फटा है, सूट भी ठीक से नहीं है तेरे पास। क्या अजीब टेस्ट है तेरा, मेरा तो पूरा 2 घंटे बर्बाद कर दिया तूने। पंखुड़ी ने परेशान होकर सिर पकड़ लिया और धीमे स्वर में बोली, मम्मी, इतना बड़ा इशू है क्या? वैसे भी मैं सिंपल रहूंगी तो क्या फर्क पड़ता है? वर्षा जी भौहें चढ़ाकर बोलीं, क्या फर्क पड़ता है? तेरे ससुराल वाले हैं सामने, और सबसे बढ़कर तेरे दादाजी पारस रॉय। उनके सामने एक्स्ट्रा संस्कारी और सोफिस्टिकेटेड बनना पड़ेगा, समझी? पंखुड़ी ने तुरंत पलटकर कहा, अरे मम्मी, मैं कोई सरकारी नहीं हूं जो संस्कारी बन जाऊं। मैं जैसी हूं वैसी ही जाऊंगी, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। वर्षा जी ने उसे घूरा और बोली, बहुत शरीफ बनेगी तू, तुझे कुछ समझ में आता भी है? मेरे सामने बहस मत कर। इसी बीच उनकी नज़र एक ग्रीन कलर की सलवार सूट पर पड़ी। सूट पर ब्लैक कलर का बॉर्डर था और कढ़ाई बेहद क्लासी लग रही थी। वर्षा जी ने सूट उठाया और बोली, हाँ, यही पहनना चाहिए, इसमें तू बहुत प्यारी लगेगी। क्यों पहले ये मेरी नज़र में नहीं आया? ले, यही फाइनल। पंखुड़ी ने हाथ जोड़ लिए, मम्मी प्लीज़, अब और चेंज मत कराइए, फाइनल यही रहने दीजिए। वर्षा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यही फाइनल है, जा वॉशरूम में चेंज कर ले, उसके बाद मैं तेरे बाल बना दूंगी। पंखुड़ी कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही लीला बुआ वर्षा जी को देखते हुए हल्के व्यंग्य में बोली, आप तो मेरी भांजी को इतना परेशान कर रही हैं। वर्षा जी तुरंत पलटकर बोली, अरे परेशान कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरी बेटी परफेक्ट दिखे, तुम्हें तो बस मेरी गलती दिखती है। लीला बुआ हल्का सा मुस्कुराई और मन ही मन बोली, अब समझ आया, पंखुड़ी को ये जिद्दीपन कहाँ से मिला है, मम्मी से ही तो। करीब 10 मिनट बाद पंखुड़ी वॉशरूम से बाहर आई। उसने ग्रीन सूट पहन रखा था। ब्लैक बॉर्डर उसके रंग पर और भी ज्यादा निखर रहा था। वर्षा जी ने उसे देखते ही आंखें चमका दीं। वाह, बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है मेरी बेटी, यही परफेक्ट है। उन्होंने उसे मिरर के सामने खड़ा किया और खुद उसके बाल संवारने बैठ गईं। बड़ी नफासत से कंघी की, फिर उसके बालों को स्टाइलिंग देकर नीटली सेट किया। इसके बाद हल्का सा मेकअप लगाया, आंखों में काजल और आईलाइनर, होठों पर सॉफ्ट पिंक लिपस्टिक और माथे पर ग्रीन कलर की छोटी सी बिंदी। पंखुड़ी मिरर में खुद को देखकर हल्का सा शर्मा गई। तभी पीछे से लीला बुआ बोली, बिल्कुल परी लग रही है तू, रुक, मेरी आंखों का काजल ले, ये लगा दून ताकि किसी की नजर न लगे। उन्होंने पंखुड़ी के कान के पीछे काजल का छोटा सा डॉट बना दिया और कहा, देख, डिनर टेबल पर ज्यादा बोलना मत, शांत रहना और शरीफ तरीके से बैठना। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखा और मजाकिया अंदाज में बोली, हुआ, मुझे सब पता है, इतना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। फिर अपने बालों को स्टाइल से झटकते हुए बोली, बस, अब मैं तैयार हूँ। वर्षा जी और लीला बुआ उसे देखकर संतोष की सांस लेते हैं। आखिरकार पंखुड़ी अपनी लाइफ की सबसे खास डिनर मीटिंग के लिए तैयार थी, जहां उसका सामना होगा आदित्य के दादाजी यानी पारस रॉय से। तीनों, लीला बुआ, वर्षा जी और पंखुड़ी, बैठे ही थे कि अचानक डॉबेल की आवाज गूंज उठी। वर्षा जी ने तुरंत अपनी साड़ी को ठीक किया और बोली, लगता है लेने आ गए हैं। पंखुड़ी, जल्दी चल,
गेट खोलते ही सामने ड्राइवर खड़ा था। उसने झुककर कहा, मैं मैडम को लेने आया हूँ, रॉय पैलेस डिनर के लिए। वर्षा जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, ले जाइए, पर ध्यान रखना, हमारी बेटी अकेली रहेगी, अच्छे से पंखुड़ी हंसते हुए बोली, कूल डाउन मॉम, मैं सब संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। फिर वो गाड़ी में बैठ गई। कार रॉयल पैलेस की ओर बढ़ी। पीछे पीछे 6-7 बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां चल रही थीं। मिरर में देखते ही पंखुड़ी हंस पड़ी। अरे वाह, मुझे तो लग रहा है मैं कोई वीआईपी हूँ। एक्चुअली नहीं, इतने बॉडीगार्ड्स तो वीआईपीएस को भी नहीं मिलते। रॉय पैलेस का एंट्रेंस। कार जैसे ही रॉय पैलेस के गेट पर रुकी, पंखुड़ी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नर्वसनेस क्लियरली उसके चेहरे पर दिख रही थी। गेट खुला और सामने खड़ी थी गुलाबी देवी। पंखुड़ी उन्हें देखते ही दौड़ पड़ी और हक कर लिया। गुलाबी देवी हंसते हुए बोली, अरे पगली, इतनी जोर से मत दौड़ा कर, कहीं गिर जाएगी। पंखुड़ी शर्माते हुए बोली, सॉरी दादी माँ, अगली बार ध्यान रखूंगी। दोनों हाथ पकड़कर पैलेस के अंदर चली गईं। पहली मुलाकात पारस रॉय से। रॉय पैलेस की खूबसूरती देखकर पंखुड़ी एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। बाहर तो उसने गूगल पर फोटोज देखे थे, पर अंदर का नज़ारा तो कहीं ज्यादा रॉयल था। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। सफ़ेद दाढ़ी, सख्त चेहरा और रौबदार चाल, वो थे पारस रॉय, आदित्य के दादाजी। पंखुड़ी मन ही मन बोली, हे भगवान, कहीं ये भी आदित्य की तरह खड़ूस तो नहीं। वो झिझकते हुए उनके पास गई और पैरों में झुककर बोली, प्रणाम दादाजी। पारस जी मुस्कुराए और बोले, इतनी नर्वस क्यों हो, कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैं भी आदित्य की तरह हूँ। पंखुड़ी सकपका गई, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पारस जी हंस पड़े, रिलैक्स बेटा, मैं बिल्कुल उसकी तरह नहीं हूँ, आओ मेरे पास बैठो। धीरे धीरे हल्की फुल्की बातें शुरू हुईं। पंखुड़ी की सिंप्लिसिटी और मैनर्स देखकर पारस जी बहुत खुश हुए। पंखुड़ी को भी दादाजी का फ्रेंडली नेचर अच्छा लगा। डिनर का माहौल। इसी बीच गुलाबी देवी ने आकर कहा, अरे बस भी कीजिए बातें, अब डिनर का टाइम हो गया है। सब डाइनिंग हॉल की ओर बढ़े। पंखुड़ी कंफ्यूज हो गई कि उसे कहाँ बैठना है। दादी माँ के बगल में बैठने ही वाली थी कि वहाँ दादाजी बैठ गए। वो थोड़ा अजीब फील करने लगी और कॉर्नर में एक बड़ी चेयर पर बैठ गई। इसी दौरान राखी राय, आदित्य की असली माँ, भी आ गईं। उनकी नज़र पंखुड़ी पर पड़ी। चाहे उन्होंने ग्रीट तो किया, पर क्लियरली उनके चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी। कुछ देर में आदित्य के पापा भी टेबल पर आ गए। सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। तभी गुलाबी देवी ने सर्वेंट से पूछा, क्या आदित्य को बुला दिया डिनर के लिए? सर्वेंट बोला, जी मैडम, मैंने बुला दिया है। पंखुड़ी का दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लीं। आदित्य का एंट्री। सीढ़ियों से उतरते कदमों की आवाज आई, हैवी फुटस्टेप्स और साथ में स्ट्रॉन्ग ऑरा। आदित्य फोन में बिजी था। उसे पता ही नहीं था कि पंखुड़ी वहां बैठी है। वो आकर उसके बाजू में ही बैठ गया। जैसे ही उसने फोन साइड में रखा और खाना खाने को हाथ बढ़ाया, उसकी नज़र पंखुड़ी पर पड़ी। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। ये सच है या फिर मुझे फिर से इल्यूजन हो रहा है? धीरे से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पंखुड़ी कुछ बोल पाती, इससे पहले पारस जी बोले, मैंने बुलाया है, मुझे अपनी पोती बहू से मिलना था। आदित्य थोड़े अनॉयड होकर बोला, लेकिन दादाजी, शादी तो मुझे करनी है, मुझे मिलना चाहिए था। आपको क्यों? पारस जी ने तिरछी मुस्कान दी, बेटा, तुझे तो रोज मौका मिलेगा, मुझे तो अभी मिलना था। गुलाबी देवी ने दोनों को डांटते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, बच्ची डर रही है तुम्हारी बातों से। पंखुड़ी झेपते हुए चुपचाप खाने में लग गई। नॉटी आदित्य। खाना खाते खाते उसे अचानक महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैरों को हल्के से टच किया। वो चौंक गई। ये क्लियरली आदित्य ही था। उसके मुंह में खाना अटक गया और वो खांसने लगी। गुलाबी देवी ने तुरंत पानी पकड़ाया, आराम से खाओ बेटा। पंखुड़ी ऑकवर्ड हंसी और बोली, जी दादी माँ। उधर आदित्य मासूम चेहरा बनाकर नॉर्मल खाना खा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पंखुड़ी ऑकवर्ड हंसी और बोली, जी दादी माँ। उधर आदित्य मासूम चेहरा बनाकर नॉर्मल खाना खा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने शरारत में अपनी उंगलियों से पंखुड़ी के पैर को जोर से पिंच कर दिया। पंखुड़ी जोर से, आउच। सबने उसकी तरफ देखा। वो तुरंत बोली, वो दांत से मेरी जीभ दब गई थी। सब हंस पड़े। पंखुड़ी अंदर से शर्म से लाल हो गई और आदित्य को घूरने लगी। डिनर खत्म होते होते पंखुड़ी ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। पारस जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अब अगली बार सीधे बहू बनकर ही आना। पंखुड़ी ने हल्के से सिर झुकाकर कहा, जी दादाजी, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। आदित्य तुरंत बोला, मैं छोड़ देता हूँ पंखुड़ी को। पारस जी ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, उसकी जरूरत नहीं,
उसके पापा बाहर खड़े हैं, वही लेकर जाएंगे। आदित्य का चेहरा इंस्टेंटली गुस्से से लाल हो गया। उसने दादाजी को घूरा और समझ गया कि ये सब उन्होंने जानबूझकर किया है। पंखुड़ी अपने पापा के साथ घर चली गई और आदित्य वहीं खड़ा रह गया, दिल में हल्की चिढ़ और पंखुड़ी के लिए गहरी बेचैनी के साथ उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तो दोस्तों, आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या आदित्य अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर पाएगा या फिर पंखुड़ी के साथ उसकी केमिस्ट्री और इंटेंस हो जाएगी? जुड़े रहिए द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल दिल फायर चैप्टर 70 चाइल्डहुड मेमोरीज और इमोशनल नाइट। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि आदित्य और उसके दादा पारस जी के बीच एक क्यूट सी आंखों में आंखों वाली तकरार हुई थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। घर वापसी, रात का समय था। पंखुड़ी के पापा कार ड्राइव कर रहे थे और बगल में पंखुड़ी बैठी थी। कार के अंदर हल्की सी साइलेंस थी। अचानक पापा ने कहा, बेटा, कल हमें सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। कल से शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। टाइम बहुत कम है। पंखुड़ी थोड़ी चौंकी, फिर सॉफ्टली बोली, ठीक है पापा। कुछ देर बाद कार उनके घर के सामने रुकी। दोनों, पापा और पंखुड़ी कार से उतरे और मेन गेट से अंदर चले गए। विदाई की आहट। घर के अंदर जाते ही पापा ने वही बात वर्षा जी और लीला बुआ को बताए। वर्षा जी ने माथे पर हाथ रखा और बोली, अरे, हल्दी का मुहूर्त तो शाम को है, इतनी जल्दी कैसे मैनेज करेंगे? बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा। लीला बुआ बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रहीं। तभी वर्षा जी ने पंखुड़ी की तरफ देखा और कहा, तेरे रूम में कुछ कपड़े रखे हैं, जो पसंद हो अपने बैग में रख लेना। बाकी सामान मैंने ऑलरेडी पैक कर दिया है। अब इस घर में तेरा आना बस विदाई के बाद ही होगा। ये सुनते ही पंखुड़ी का दिल अजीब सा भारी हो गया। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। चाइल्डहुड एल्बम। कमरे में स्टेप रखते ही उसने देखा बेड पर कुछ कपड़े नीटली रखे थे। वो एक एक कपड़ा उठाकर सेलेक्ट करने लगी। जो पसंद आया बैग में डाल दिया, जो पसंद नहीं आया अलमीरा में रख दिया। अलमीरा में कपड़े रखते वक्त गलती से एक पुरानी फाइल और कुछ चीजें नीचे गिर पड़ीं। उनमें एक फोटो एल्बम भी था। पंखुड़ी झुककर एल्बम उठाती है और धीरे से बेड पर बैठ जाती है। उसने एल्बम खोला। पहले ही पन्ने पर एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची की तस्वीर थी। ऊपर लिखा था, पंखुड़ी। जैसे जैसे वो एल्बम के पन्ने पलटती गई, उसके सामने उसके बचपन की दुनिया खुलती चली गई। उसकी स्कूल की यादें, बर्थडे के छोटे छोटे मोमेंट्स, मम्मी पापा का अनकंडीशनल प्यार। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, मेरा बचपन कितना प्यारा था। मम्मी पापा ने कभी कोई कमी नहीं रहने दी। अब उनके बिना अपनी जिंदगी कैसे जी पाऊंगी? उसके हाथ कांपने लगे। आंसू धीरे धीरे उसके गालों पर बहने लगे। उसने एल्बम को बंद किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। द सॉन्ग ऑफ पेन। उसके कमरे में हल्की सी सन्नाटा था। वो उठी, दीवार पर टंगी अपनी गिटार को उतारा और बालकनी की तरफ बढ़ी। बालकनी से पूरा चांद आसमान में चमक रहा था। पंखुड़ी ने गिटार को सॉफ्टली स्ट्रम किया। उसकी आंखें बंद थीं। उसने सोचा, मम्मी पापा, ये गाना आप दोनों के लिए है। वो गाना सॉफ्टली गाने लगी। उसकी आवाज में दर्द था, लॉन्गिंग थी और एक मासूम सी प्रेयर भी। हर सुर जैसे उसके दिल का दर्द चांद तक पहुंचा रहा हो। आग में खलती थी माँ की गोद में रहती थी। आज निकल रही हूँ मैं, आँखों में नमी के साथ। होठ मुस्कान में है, पर दिल रो रहा है। सपनों का जहां छोड़ के नया घर बनाना है। छोड़ कर घर जाना है। आंसू को छुपाना है। दिल के टुकड़े हो रहे हैं, पर रिश्तों को निभाना है।
पंखुड़ी की आंखें नम थीं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके रूम के बाहर वर्षा जी खड़ी थीं, जिनके हाथों में कपड़े थे और उनके पीछे पंखुड़ी के पापा। दोनों की आंखें भी नम थीं। वर्षा जी चुपचाप वहां से हट गईं और तेजी से अपने रूम की तरफ चली गईं। पंखुड़ी के पापा भी उनके पीछे पीछे चले गए। पति पत्नी का दर्द। रूम में पहुंचते ही पंखुड़ी के पापा ने देखा वर्षा जी मिरर के सामने बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गए और धीरे से उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। बस करो वर्षा, उन्होंने धीमे से कहा। कितना रोओगी? कल से हमारी बेटी की नई जिंदगी शुरू होने वाली है। हमें रोकर उसे कमजोर नहीं करना है, हमें उसे खुशी खुशी विदा करना है। वर्षा जी ने आंसू पोंछने की कोशिश की, पर उनकी आंखों में अब भी गीलापन था। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, हाँ, हमारी बेटी की शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे। उसे हंसते खिलखिलाते विदा करेंगे। यही हमारी जिम्मेदारी है। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक अजीब सी तसल्ली भी थी। धीरे धीरे सब सोने चले गए और रात का सन्नाटा छा गया। अगली सुबह अ न्यू स्टार्ट। अगला दिन पंखुड़ी की जिंदगी का नया चैप्टर था। सुबह जल्दी ही सब उठ चुके थे। वर्षा जी ने पंखुड़ी को जगाया, उसे तैयार किया, नाश्ता करवाया और कहा, आज से तेरी जिंदगी बदलने वाली है बेटा। पंखुड़ी ने हल्की सी मुस्कान दी, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रूम से निकलने से पहले उसने अपने कमरे को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था। उसने एक पेनफुल स्माइल दी और फिर बाहर चली गई। सफर टूवर्ड्स द वेन्यू। पूरे परिवार ने कार में बैठकर वेन्यू की तरफ सफर शुरू किया। कुछ देर बाद कार वेन्यू पर रुकी। पंखुड़ी कार से उतरी और सॉफ्टली बोली, मम्मी, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, रूम दिखा दीजिए। वर्षा जी ने कहा, हाँ बेटा, तू आराम कर ले, आज तुझे बहुत सारी रस्में निभानी हैं। पंखुड़ी सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। वेन्यू पर पहुंच। वेन्यू बहुत बड़ा और रॉयल था। जगह जगह स्टाफ खड़े थे। उन्होंने परिवार का स्वागत किया और उनके कमरे तक पहुंचाया। पंखुड़ी कमरे में जाते ही बेड पर लेट गई। पिछली रात जागने और पूरे सफर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो थोड़ी देर में नींद के आगोश में चली गई। बाकी फैमिली मेंबर्स ने भी लगभग 1 घंटे तक आराम किया। और फिर शुरू होने लगी हल्दी की तैयारियां। दोस्तों, यहीं पर हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अब असली रंगीनियां और रौनक शुरू होने वाली है। आदित्य और पंखुड़ी की हल्दी, मेहंदी और शादी की रस्में। तो तैयार रहिए, अगला चैप्टर होगा हल्दी सेरेमनी, द येलो बिगिनिंग। आप सभी लोग को आना है, जुड़े रहिए। द क्रूल बिलियनर लव इनोसेंट गर्ल। हेलो मेरे क्यूट लिसनर्स, मुझे पूरा यकीन है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर सच में मजा आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहां हम सब के प्यारे आदित्य और पंखुड़ी की शादी भी होने वाली है। तो जरूर आना, क्योंकि मजा डबल होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए और मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद। तेरी धड़कन